तो हम यहाँ केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट देख लेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्यों होता है। तो उनके दो रीज़न निकल के आए थे, एक था टेम्पोररी इफेक्ट और एक था परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट के भीतर हमने इंडक्टिव इफेक्ट पहले पढ़ लिया है। अब हम यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे। वो भी एक टाइप ऑफ परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ने के पहले हम ये समझेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस समझने के लिए हम ऐसे देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ईथेन का मॉलिक्यूल है, तो ऐसा थ्योरेटिकली देखा गया है कि ईथेन के दो कार्बन है, इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है ये 154 है। ये 154 पिकोमीटर ये इनका बॉन्ड लेंथ है। अगर हम ईथीन की मॉलिक्यूल को देखें तो इनमें डबल बॉन्ड है। ऐसे हमें पता है डबल बॉन्ड है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एज वेल एज इनका बॉन्ड लेंथ भी छोटा होता है। तो फिर थ्योरेटिकली ऐसे देखा गया है कि इनके बॉन्ड लेंथ है 134 पिकोमीटर। तो वैसे ही अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में हमें एक डबल बॉन्ड मिलता है, फिर कार्बन, फिर एक सिंगल बॉन्ड बड़ा सा, फिर कार्बन, फिर छोटा सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर एक बड़ा सिंगल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, फिर छोटा डबल बॉन्ड, एक कार्बन, और फिर एक बड़ा डबल बॉन्ड, एक कार्बन। ऐसा होना चाहिए था हमारा बेंजीन का रिंग, जहाँ पर हमारे हर सिंगल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उनका 154 पिकोमीटर लेंथ, और जो सिंगल डबल बॉन्ड है उनका 134 पिकोमीटर लेंथ होना चाहिए। ये हमारा थ्योरेटिकली होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा कि ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली बेंजीन में हमने पाया कि हर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है उनके बीच का लेंथ सेम है और वो 154 है। मतलब कि ऐसा ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सारे के बीच में बॉन्ड लेंथ सेम है और वो 154 है। कितना है? 154, सॉरी 139 पिकोमीटर सारे के बीच में। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो इनमें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव है, तो इस सारे बॉन्ड 139 पिकोमीटर के कैसे पॉसिबल हो रहे हैं? तो ये इन बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आया है रेजोनेंस का। रेजोनेंस में क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटली हमने जो पाया है, एक्सपेरिमेंटली जो हमने पाया है वही एक्चुअल होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने जो पाया कि हर, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, हर कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 139 है। इनका रीज़न है रेजोनेंस। और अब हम ये डबल बॉन्ड को एक संग नहीं, ऐसे इंडिविजुअली नहीं दिखाकर एक ऐसा सर्कल, डॉटेड सर्कल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका कारण है रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस क्या होता है? यहाँ पर ये ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअली दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है ये बेंजीन का। कौन कौन से स्ट्रक्चर? एक स्ट्रक्चर है ऐसा, जहाँ पर इनके पास डबल बॉन्ड है, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। बाकी सारे में तो हाइड्रोजन है, हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन हाइड्रोजन रहता है। ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा पॉसिबल है बेंजीन का? ये, जहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, सॉरी, और यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर मैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिखा देता हूँ, अगर मैं कार्बन की नंबरिंग कर दूँ तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये अगर 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है और 6 है।
तो यहाँ 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 और 5 और 6 के बीच में। यहाँ पर लेकिन थोड़ा अलग है, यहाँ 2 और 3 के बीच में है, फिर 4 और 5 के बीच में है और 6 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है और ये दोनों स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर भी इस एक्सपेरिमेंट, ये थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर भी इस एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये स्ट्रक्चर भी इस एक्सपेरिमेंटल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब इन दोनों को मिलाकर जो बनेगा वो है हमारा एक्चुअल बेंजीन, ना कि ये है ना कि ये है। इन दोनों को मिलाकर जो है वो हमारा एक्चुअल बेंजीन है। तो इन दोनों को मिलाकर हमें क्या मिलेगा? इन दोनों को मिलाकर हमें ये मिलेगा। जहाँ पर यहाँ सारे हाइड्रोजन लगे हैं और इनका बॉन्ड लेंथ अब सेम है, क्योंकि यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, ये बोल रहे हैं कि डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, ये बोल रहे हैं कि ना यहाँ तो 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, लेकिन इनके कम देखूँ तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है। तो अगर मैं दोनों को मिलाऊँ तो हर जगह डबल बॉन्ड और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड तो हमारा सिर्फ 1 2 3 होना चाहिए, 6 तो नहीं हो सकता। तो ये क्या है? ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है वही डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स अपने जगह को चेंज कर रहे हैं, 1 2 के बीच में है, फिर 2 3 के बीच में आते हैं, फिर 3 4 के बीच में, 4 5 ऐसे ऐसे करके यहाँ रोटेट कर रहे हैं। कभी ये पोजीशन, फिर ये पोजीशन, फिर से ये पोजीशन, फिर से ये, ऐसे फटफट चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए ओवरऑल अगर हम देखें तो सारे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो सिमिलर आता है। और इस केस में हम जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर एक हम सर्कल बना देते हैं। इसके मतलब कि हमारा जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर रोटेट कर रहा है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन इसे हम कहते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की नाम लिखें तो इनका नाम है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, और इनका नाम है, इन दोनों का नाम है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ये कभी यहाँ होते हैं कभी यहाँ, और ये दोनों मिलाकर हमें ये मिलता है। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इनके 3 नाम है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। नाम से ही समझ आ रहा है। तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब ये किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल, ये एक्चुअल जो हमारा, ये हमारा एक्चुअल है, हाँ, यही एक्चुअल ही एग्जिस्ट करता है। जो हमारे एक्चुअल स्ट्रक्चर है उनमें ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक्चुअल नहीं है, ये दोनों ही हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। ये ऐसा हमने सोचा है मन में कि ये स्ट्रक्चर हो सकता है या ये स्ट्रक्चर हो सकता है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं कि इन दोनों के मिलाकर ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स कभी ये ऐसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कभी ऐसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं रेजोनेंस। और इनके आउटपुट है, इनका कॉम्बिनेशन मिलाकर हाइब्रिड करने से इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर का हमें जो मिलता है वो एक्चुअल होता है, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये हमारा हाइपोथेटिकल एक स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो इसके साथ अब और भी देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरे भी कोई एक स्ट्रक्चर है, सिर्फ बेंजीन ही नहीं है, एक और स्ट्रक्चर देख सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये N+ है और ये O- है।
ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर फिर बनाता हूँ, ये है CH3N, ये N फिर से प्लस है, इस बार सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है माइनस के साथ और डबल बॉन्ड यहाँ पर है। क्योंकि ये प्लस है, ऐसे नॉर्मल हमारे यहाँ बनाता हूँ, नॉर्मल हमारे जो न्यूट्रल नाइट्रोजन है उनमें, इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर ये प्लस हो जाए तो N प्लस अगर मैं लिखूं तो N प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैसे ही हमारे ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 वैलेंस शेल में इनके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर कहीं O माइनस लिखा है तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। इतने बात अगर हम समझे हैं तो इस नाइट्रोजन को देखूं तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक 1, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इस ऑक्सीजन को देखूं, इनमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए, ये 1 ये 2 फिर ये 3 ये 4 और यहाँ पर बना देता हूँ ये 5 ये 6, ऐसा हो सकता है। ठीक है, किसी कारण से मैं इसे यहाँ पर दिखाता हूँ, एक ही बात है ऐसे। ठीक है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इनकी बात करूं तो इनके पास 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा एक नाइट्रोजन CH3NO2 हो गया। ये क्या है, इसे हम नाइट्रोमीथेन कहते हैं, CH3NO2। ठीक है ना, ऐसे दिखता है CH3NO2 नाइट्रो मीथेन। ठीक है, इनका ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये कैसे बन रहा है, जैसे यहाँ कैसे बन रहा था ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अगर मैं यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ, यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज है। इनके पास 6 ही होने चाहिए, तो 1 2 3 4 इनके, और ये 5 ये 6, तो इनके पास 6 है, ये न्यूट्रल है। इनको देखूं तो इनके पास 1 2 3 4 4 है, होने चाहिए थे 5, तो ये प्लस चार्ज, और ये हमारा CH3 तो है ही। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एक दूसरे के, कैसे, जैसे यहाँ रेजोनेंस होने के लिए क्या हो रहा था, ये 1 2 वाला बॉन्ड यहाँ जा रहा था, ये वाला बॉन्ड यहाँ जा रहा था, और ये वाले बॉन्ड यहाँ जा रहे थे, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहे थे, तो मुझे ये मिल रहा था। ठीक है, मूवमेंट मैं इलेक्ट्रॉन्स की इसमें दिखाऊंगा तो एरो से, फिर ये है इनका रिजल्ट। ठीक है, और अगर मैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाऊं तो एरो से ये है इनका रिजल्ट। जैसे कि अगर यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाऊं तो ये 1 और 6 वाले यहाँ चले गए। ठीक है, यहाँ मैं एरो दिखा रहा हूँ तो जाने के बाद यहाँ पर दिख रहा है बॉन्ड, यहाँ मैं अगर एरो दिखा रहा हूँ तो जाने के बाद यहाँ दिख रहा है बॉन्ड, ये बात समझना है। तो यहाँ पर भी एरो ऐसे और यहाँ पर भी एरो ऐसे, तो ये एरो यहाँ दिखा रहा हूँ, एरो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये दिखेगा, यहाँ पर एरो दिखा रहा हूँ, ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये दिखेगा, इसलिए ये डबल हेडेड एरो है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, आप देखिए कैसे ये दोनों रेजोनेंस है। तो हमारा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ से उठकर इस पे बॉन्ड, ये बॉन्ड बना दे, और यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ से इनके ऊपर चले जाए। मैंने एरो यहाँ इस पिक्चर में दिखाया है, तो एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, इस पिक्चर में। कैसे हो रहा है, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ से उठकर यहाँ, सॉरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर इस डबल बॉन्ड में आया है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गए, और इनका डबल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो उठकर इनके ऊपर आ गए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ऐसा। फिर यहाँ उल्टा भी हो सकता है, अब ये वाले यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स उठकर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स उठकर वापस यहाँ चले जाएंगे। ये मैंने एरो यहाँ दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने चाहिए, तो इनमें देखिए ये ब्लू वाले में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ है ना, और इनमें एरो दिया हूँ यहाँ से यहाँ आ जाना चाहिए, तो ये ब्लू, इस पिक्चर के ब्लू में देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, यहाँ पर आ गए, तो एरो यहाँ दूंगा एग्जीक्यूशन यहाँ होगा, एरो यहाँ दूंगा एग्जीक्यूशन यहाँ हो रहा है, ये समझने वाली बात है। तो इन दोनों का भी रेजोनेंस बनेगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए
ये हमारा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दोनों को मिलाकर हमें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है। तो वो कैसा दिखेगा, वो CH3N। अब डबल बॉन्ड इनके साथ है कि इनके साथ है मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, डॉटेड बनाऊँगा, ऐसे डॉटेड यहाँ और ऐसे डॉटेड यहाँ। ओके, और साथ में क्या करूँगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके पास है कि इसके पास है ये भी मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मैं नेगेटिव चार्ज ऐसे बीच में लगा दूँगा। मतलब ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों बॉन्ड के पास कहीं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास कहीं भी रेजोनेट कर रहा है, और ये हमारा एक प्लस चार्ज जो इनमें है वो, ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन। इनमें इनका ये अगर रेजोनेंस हाइब्रिड, ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये इनका आउटपुट है फाइनल। जैसे ये दोनों हैं और ये इनका आउटपुट है फाइनल, ठीक है ना, 1 और 2 को मिलाकर। यहाँ भी ऐसा ही, ये 1 और 2 दोनों को ही एक साथ हम क्या कहते हैं, ये दोनों ही एक साथ क्या है, ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और ये सब हाइपोथेटिकल है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर जो जो लिखा है ये सब इनके ऊपर एप्लीकेबल है। अब ये काफ़ी ठीक लग रहा है। ये हमारा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एरो से इनके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स दिखा रहे हैं, इसे कैनोनिकल या कॉन्ट्रीब्यूटिंग भी कहते हैं। ये दोनों ही एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ना इनके बीच में डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड, क्योंकि जब हमने स्टडी किया है तब हमें पता चला कि चाहे डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, दोनों ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और दूसरे ये नाइट्रोजन और दूसरे ऑक्सीजन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है। जैसे यहाँ पर हमें पता चला कि जितने भी कार्बन्स हैं, सब कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ सेम है, वो कितना है, 139 पिकोमीटर, यही हमें पता चला। वैसे ही यहाँ पर भी जो डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, दोनों में ही यहाँ पर हमें जो एक्चुअल मिल रहा है वहाँ पर बॉन्ड लेंथ इनका सेम है, इसलिए ये भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये है कि इस स्ट्रक्चर में एनर्जी लेवल जो है, इस स्ट्रक्चर एनर्जी लेवल है ऑलमोस्ट सेम है, और इन दोनों के मिलाकर जो हमें ये मिल रहा है, इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू ये, देयरफॉर इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू 1 या 2। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है, ओवरऑल एनर्जी लेवल या यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, 1 और 2 के एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम है, और 1 और 2 को मिलाकर इनका हाइब्रिड करके जो हमें मिल रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, इनका एनर्जी लेवल इन दोनों के कंपैरिजन में कम है, इसलिए ही ये ज़्यादा स्टेबल है। तो यही एक रीज़न है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेंस फॉर्म या कॉन्टिन्यूटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है, एनी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से, और इनके जो एनर्जी डिफरेंस होते हैं उसे ही हम कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी। यहाँ पर थोड़ा लिखकर समझते हैं। हमने यही बातें यहाँ लिटरेचर में लिख दी है। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैज़ नो सेपरेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इंस्टीड अ डॉटेड लाइन और सर्कल इज ड्रॉन विच शोज दैट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स एट अ लोकेशन। ये बात हमें समझ के रखना है कि यहाँ पर जब भी मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो वही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं जो आइदर पाई बॉन्ड बना रहे हैं या तो लोन पेयर में है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स वही मूव कर रहे हैं जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट यहाँ पर है। यहाँ पर पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स का भी मूवमेंट है, एज वेल एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का भी मूवमेंट है। इनके अलावा कोई भी सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स लेकिन यहाँ मूव नहीं कर रहे, हमें ये ध्यान रखना है। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स मूव करते थे, थोड़े डिस्प्लेस होते थे, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट में सिर्फ पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन है, मूवमेंट है, और लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि विच शोज दैट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिक्स्ड एट अ लोकेशन एंड आर मूविंग और चेंजिंग इट्स पोजीशन फ्रीक्वेंटली।
दस दे शोज अ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं लोकलाइज्ड नहीं है, एक जगह में नहीं है, वो अपने जगह को चेंज करते जा रहे हैं, इसलिए वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के कारण रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होता है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन के कारण, और डबल पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही, और साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो या तो पाई इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, या तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर के इंटरेक्शन से होता है। तो हमने यहाँ बेंजीन में देखा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन से ही हो रहा है, दोनों ही तरफ मूवमेंट पाई इलेक्ट्रॉन्स के हो रहे हैं। और हमने नाइट्रोमीथेन में देखा, नाइट्रोमीथेन में कि यहाँ पर इंटरेक्शन या रेजोनेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी रेजोनेंस या कैनोनिकल या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ लिखा है ऑलमोस्ट सेम, जरूरी नहीं है कि पूरा सेम हो, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है और उनका स्टेबिलिटी भी सेम है। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बन रहा है, जिसे हमने रेड कलर से यहाँ बनाया है, इनका स्टेबिलिटी इन दोनों से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल इन दोनों से सबसे कम है। यहाँ पर भी इनका एनर्जी लेवल इन दोनों से कम है, इसलिए इनका स्टेबिलिटी भी इन दोनों से ज़्यादा है। ये बात यहाँ पर लिखी है। अब इनकी स्टेबिलिटी मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और इनके कैनोनिकल फॉर्म या कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म या रेजोनेटिंग फॉर्म किसे भी कहें, उनकी एनर्जी लेवल, इनके दोनों एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हमारा कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ये भी देख लेते हैं। तो ये रहा रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी। यह है डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल हाइब्रिड एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पर जैसे हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर हमने पहले ही कह दिया कि इन दोनों का एनर्जी 1 और 2 का एनर्जी लेवल सेम है, लेकिन ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम एनर्जी को अंडरलाइन किया था। कभी कभी ऐसे होंगे कि हमें 2 3 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनमें से किसी का एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, किसी का एनर्जी लेवल कम होगा। तो उनमें से जिनका भी लोएस्ट एनर्जी लेवल है, लोएस्ट एनर्जी लेवल अमॉन्ग डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उनका माइनस द एनर्जी लेवल ऑफ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो डिफरेंस है वही हमारा रेजोनेंस एनर्जी है। और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। तो ये भी एक पॉइंट है कि मोर द रेजोनेंस एनर्जी more stable the hybrid structure। अब हम यहाँ देखेंगे कि फीचर्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, कि किसी भी दो स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं कह देंगे। दो स्ट्रक्चर को अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहें तो उनमें क्या फीचर्स होने चाहिए, तब उन दो स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहेंगे। और उन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में से कौन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगे, इनके भी क्या कंडीशंस है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। जब भी कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख रहे हैं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे कर तो उनमें क्या रूल्स होने चाहिए। दे शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्ली और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब कि हमारे पास यहाँ भी देखिए 1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 3 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यहाँ भी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये क्या दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए? नहीं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में होने के लिए इनके पास सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्ली होना चाहिए। न्यूक्ली या आप समझ सकते हैं न्यूक्लियस तो एटम में ही रहते हैं, तो सेम पोजीशन ऑफ एटम होनी चाहिए। अगर यहाँ CH3 है, यहाँ ऑक्सीजन ये कार्बन है, यहाँ CH3 यहाँ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी यही लोकेशन में यही हमारे एटम्स होने चाहिए। इसलिए ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है एक दूसरे का। जैसे कि हमने ऊपर में यहाँ बनाया है, तो यहाँ पर हमारे एटम्स तो सारे जहाँ पर थे वैसे ही है ना। ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पर CH3 यहाँ नाइट्रोजन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन, ये तो चेंज नहीं हो रहे। इनकी जगह कुछ और आ जा रहा है या ऑक्सीजन की जगह OH आ जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर ये सारे अपने एलिमेंट्स जो है या
एटम्स या कह सकते हैं वो अपने अपने जगह फिक्स्ड है। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि दे शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के सेम नंबर्स होने चाहिए। ये दोनों बात को ध्यान रखते हुए ही हम रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। और दूसरी बात, जैसे हमने कहा अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे कर कर, तो उन रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर होगा, तो ज़्यादा स्टेबल वो स्ट्रक्चर्स होंगे जिनमें मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। दो स्ट्रक्चर या 3 स्ट्रक्चर हमने बनाया जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, वो मोर स्टेबल होंगे। जिनमें ऑल द एटम्स विथ ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी एटम है सारे में ऑक्टेट उनका कंप्लीट है, हाइड्रोजन में डुप्लेक्स कंप्लीट है। और लेस सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, जो ऑपोजिट चार्ज होंगे प्लस या माइनस ऐसे आते हैं ऑपोजिट चार्जेस, उनके बीच में सेपरेशन कम होनी चाहिए। मतलब सेपरेशन कम का ये मतलब है कि अगर कोई चार्ज है भी तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होने चाहिए और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ पर हमारे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है और हमारे कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन को मैं देखूँ तो कार्बन तो हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस। और फिर लास्ट में मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्जेस, जो चार्ज है वो डिस्पर्स होने चाहिए, एक जगह कॉन्सेंट्रेट रहे तो वो अच्छा या रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर चार्ज डिस्पर्स्ड है, मिला है पूरे रिंग में या ग्रुप में, तो वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इन सारी बातों के साथ हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और कौन से स्ट्रक्चर कम स्टेबल है और कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3O एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कर्व्ड एरो। तो मुझे इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना है और कर्व्ड एरो से इनका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाना है। तो CH3CO माइनस, तो हमारे पास एक CH3 है, ये कनेक्टेड है दूसरी ये वाले C से। इस C के साथ 2 C है, जैसे 2 O है, एक नॉर्मल O और एक O माइनस है। तो एक हमारे पास नॉर्मल O होगा डबल बॉन्ड O और एक है O माइनस, इतना हमें पता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इनके पास नेचुरली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये माइनस है मतलब इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये है 7 इलेक्ट्रॉन्स है इनमें, इसलिए नेगेटिव चार्ज। कार्बन को देखूँ तो इनके पास कोई चार्ज नहीं है, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे खुद के। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास। इस ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ भी इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है। कैसे, ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के। अब अगर ऑक्टेट की बात करूँ तो ये ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये एक हमारा स्टेबल रेजोनेंस है। इनके लिए देखूँ तो इनके पास 1 2 3 4 5 6 7 और बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन मिलाकर 8, तो इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये CH3 का भी एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, तो 8, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। वैसे इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है और ये हाइड्रोजन 3 है, इनका डुप्लेक्स कंप्लीट है। तो ये हमारा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा होगा, दूसरे हमें पता है ना कि जब भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मूवमेंट किनका किनका होता है, मूवमेंट होता है हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का और हमारे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ पर वही होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होंगे। और जब उनके मूवमेंट होंगे तो हम उसे ये कर्व्ड एरो से दिखाते हैं। कैसे,
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो जो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाली इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से उठकर इसके ऊपर चले आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से उठकर इसके ऊपर चले आ रहे हैं। हमने यहाँ पर दिखाया है, तो इसका ये मूवमेंट के बाद क्या होगा वो यहाँ बताएंगे। कैसे होगा, ऐसे ये H3 है, C है, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर एरो से दिखाया हूँ। एरो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कंप्लीट होगा, तो ऐसा देखने में होगा। ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हट जा रहे, तो ये एक पहले वाला जो सिग्मा बॉन्ड था वही रह गया, यहाँ ऑक्सीजन। अब इनके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही थे, वो बना देता हूँ 1 2 3 4। और ये डबल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये उठकर इनके पास चले गए, तो इनके पास ऐसे होगा, ठीक है। और नीचे में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए काम आ जा रहे हैं, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड बना रहे हैं। अब इनके पास ये 1 2 और ये 3 4 दो, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ही रह गए। अब अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो इनके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये वाले 7 और 8, तो इनके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड के मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन्स। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और इनमें कोई चार्ज भी नहीं होगा क्योंकि इनके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसकी बात करूँ तो इनके पास 1 2 3 4 5 6 7 खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो गया। जैसे ये नेगेटिव चार्ज था, अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया इस कार्बन। और लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनके पास कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनका डुप्लेक्स कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन नेगेटिव चार्ज के साथ है, ठीक है। इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, तो इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इनके खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हमें तो ये पता ही होगा ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे ही कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब तक इनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है और जब तक इनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूट्रल है। जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, और जहाँ कम हो जाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, तो ये हमारा न्यूट्रल है। और ये CH3 भी, ये C भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स के संग बॉन्ड बनाकर ऑक्टेट इनका कंप्लीट है, एज वेल एज इनके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इनमें कोई भी चार्ज नहीं है, ऐसा हमने बनाया। अब यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखा सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाएंगे फिर से एरो से। अब क्या होने वाला है, सेम जो यहाँ हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठकर यहाँ आए थे, अब ये वापस यहाँ जा सकते हैं, वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ आ सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहे हैं वो उठकर वापस इनके पास। और यहाँ पर मैं एरो से दिखा रहा हूँ तो एग्जीक्यूट कहाँ होगा, यहाँ हो रहा है। और यहाँ जो एरो से दिखा रहा हूँ वो एग्जीक्यूट कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। देयरफॉर ये एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गए। यहाँ से ऐसे मूवमेंट ये है और यहाँ से ये है, तो शो दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3COH, ये दो है इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जैसे को भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ ये थे रूल फॉलो करने थे। वो क्या रूल्स थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, दे शुड हैव सेम पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियर एंड सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो क्या CH3 का पोजीशन, C का पोजीशन और O के पोजीशन यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, एग्जैक्टली सेम जगह रखा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दे शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, तो इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। और क्या क्या है, इनमें से वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा जिनमें मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। इनमें कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, इनमें 1 2 3 4, तो दोनों के ही स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। दूसरे पॉइंट में ऑल एटम्स शुड हैव ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन का डुप्लेक्स। तो जितने भी एटम्स हमने यहाँ देख चुके हैं पहले, ये हमारा चाहे ये O हो या ये O-, ये कार्बन सारे के ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन के डुप्लेक्स कंप्लीट है, दोनों ही रेजोनेंस में, दोनों ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। लेस सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में लेस सेपरेशन होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर चार्ज तो है ही, चार्ज तो न्यूट्रल नहीं हो सकता क्योंकि एटम ही हमारा आयन ही हमारा CH3COH था। तो
इनमें नेगेटिव चार्ज तो है ही, लेकिन वो क्या नेगेटिव चार्ज सेपरेशन के ये रूल मानकर है कि नेगेटिव चार्ज इफ एनी शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ हमारे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, और इन पे ही नेगेटिव चार्ज है। इस वाले स्ट्रक्चर में भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और इनमें ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसको भी फॉलो किया गया है। और मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, यहाँ पर तो एक ही चार्ज है तो वो डिस्पर्स हो रहा है एक ही जगह। तो इसके तरीके से हमने ये वाले कंसेप्ट को समझा, और यहाँ पे ये दो हैं इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये भी हमने बनाया। अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पूछ रहे हैं राइट डाउन दी स्ट्रक्चर ऑफ CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CHO एंड इंडिकेट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हम यहाँ बनाएंगे उनमें से कौन से ज़्यादा स्टेबल है, कौन से अनस्टेबल है, ये सारी बातें यहाँ पर देखनी है। तो क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, देखिए। पहला नंबर 1, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर एक सिंगल बॉन्ड C, यहाँ तक तो हम जानते ही है। फिर H और OH, तो अब ये जानते हैं एल्डिहाइड ग्रुप है, H ऐसे और डबल बॉन्ड के साथ O होता है ऐसे, ये हम जानते हैं, ऐसे हमने बनाया। इलेक्ट्रॉन्स को अगर देखूँ तो ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये टोटल इनमें इनके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और डबल बॉन्ड बनाकर 8 होने चाहिए। तो खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 2 3 4 और ये 5 ये 6, खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्योंकि बना रहे हैं, कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो इनके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन की बात करो तो इस कार्बन के पास 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स खुद के, यहाँ पर एक 3, यहाँ पर एक 4, तो इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है खुद के, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। हाइड्रोजन का देखूँ तो इनके पास खुद के 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से, तो इनका डुप्लेक्स कंप्लीट है। इसका ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में ये बॉन्ड है, तो ये कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ला कर दे रहा है। तो अब मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इनके खुद के तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, और बॉन्ड बनाने के बाद अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस कार्बन के, तो इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सारे ही एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट है और हाइड्रोजन का डुप्लेक्स कंप्लीट है। तो ये हमारा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, यहाँ पर एरो से दिखाते हैं। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम कुछ चेंज करेंगे और उसके बाद हमें अपना दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा। वो कैसा होगा, तो यहाँ पर हमारा जो डबल बॉन्ड है, यहाँ से डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ आ जा रहा है, तो ये हमारा एक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन्स के। यहाँ जब आएंगे तो इनमें डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, तो इनमें तो फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर इनमें चले जा रहे हैं। ये सॉरी मैंने दोनों ही गलत बनाया। यहाँ पर मूवमेंट ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, वो उठकर इस ऑक्सीजन के पास चले जा रहे हैं, मतलब कि ये बॉन्ड निकलकर ये ऑक्सीजन के पास चले जा रहे हैं। और यहाँ से ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलकर इधर आ रहे हैं ऐसे। ये हमारा दो मूवमेंट है। मूवमेंट हमने यहाँ दिखाया है, तो एग्जीक्यूशन नेक्स्ट वाले में होगा। नेक्स्ट वाले में एग्जीक्यूशन हम करेंगे तो कैसे दिखेंगे देखते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, अब CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर फिर C, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड था लेकिन ऑक्सीजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो फिर सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास खुद के तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ही, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चले गए, तो ये 5 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए। ठीक है, इनकी बात करूँ तो इनके पास पहले ये कार्बन को देखता हूँ। ये कार्बन के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के संग शेयरिंग थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयरिंग थे। इनके बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ चले गए। इस कार्बन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले ये इधर बॉन्ड बना रहा था, अब ये इधर बॉन्ड बना रहा है। इनके बॉन्ड में कुछ कमी नहीं आई है, लेकिन इनके बॉन्ड में कमी आई है। ये पहले
हाइड्रोजन के संग दो बॉन्ड बना ही रहे थे, एक एक हाइड्रोजन के संग, और इस कार्बन के संग डबल बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन अब ये इस कार्बन के संग सिंगल बॉन्ड बना रहे, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। थोड़ा डिटेल में समझे तो देखिए ऐसा है, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन के संग यहाँ, एक हाइड्रोजन के संग यहाँ, एक कार्बन के संग यहाँ। पहले दो कार्बन के संग थे तो इनके पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4, इसलिए न्यूट्रल थे। लेकिन जब ये दोनों बॉन्ड उठकर इधर चले गए तो इनके भी ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ आ गया बस, और ऐसे डबल बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के थे, वो भी उठकर चले गए, तो ये कार्बन के पास अब 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, इस कार्बन के पास अब 3 इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये। तो ये अब पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। और ये कार्बन के पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक यहाँ, एक हाइड्रोजन के संग और 2 यहाँ पर। इस कार्बन के पास भी अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4। इस ऑक्सीजन के पास मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो ये नेगेटिव चार्ज है। तो और ये हमारा हर एक एलिमेंट को या एटम को मैं यहाँ पर देखूँ तो हर एक एलिमेंट या एटम का यहाँ पर ऑक्टेट और डुप्लेक्स कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारा एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर। लेकिन क्या ये ज़्यादा स्टेबल होगा? स्टेबिलिटी के समय हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट होना या डुप्लेक्स कंप्लीट होना ही काफ़ी नहीं है, हमारा चार्ज भी बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर जैसे देख रहे थे कि सारे के सारे एटम्स न्यूट्रल थे, लेकिन यहाँ ये C+ हो गया है और ऑक्सीजन माइनस हो गया है। तो ये ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होगी, इनकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और एक और स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है। जब मैं अगर ये 3 से 4 के पास 2 से 3 में आना चाहूँ तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होंगे। और हमारे थर्ड रेजोनेंस भी इसी 1 से आने वाले हैं कि अगर ये हमारा 1 था, इस 1 में अब इस टाइप से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुआ तो हमें ये 2 मिला है। अब इस 1 में और दूसरे टाइप से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अगर होते तो हमें फिर ये 3 भी मिल सकता है। क्या मूवमेंट होगा उसमें? पहले हम इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट को मिटा देते हैं। यहाँ कौन से मूवमेंट होंगे? यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जाने की वजह ये यहाँ आए, तो ऐसे जैसे मैं पहले दिखा रहा था ऐसे। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर इनके पास चले जाए, ये भी एक पॉसिबल है। तो आप देखिए हमारा मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से ही होता है। यहाँ से उठकर या तो ये लोन पेयर बन जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट होकर इधर आ जाए, यही पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर इस बॉन्ड पे और यहाँ से उठकर यहाँ, अगर ऐसा हो तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? फिर हमें स्ट्रक्चर नंबर 3 मिलेगा। स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 के बीच में इंटरकन्वर्सन, और वही स्ट्रक्चर नंबर ये 1 और ये 3 के बीच में भी इंटरकन्वर्सन है। ये कैसे काम कर रहा है? यहाँ पर ये मूवमेंट होने के बाद कैसे दिखेंगे ये हमें? CH2 हर जगह जैसे जो थे वो तो रहेंगे ही, ये हमें पता ही है, नहीं तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। इनके बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड हो जाने वाला है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले जा रहे हैं तो यहाँ फिर से सिंगल बॉन्ड, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ज़्यादा, यही इनका केस है। इनके पास भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर इनका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया है, इसलिए ऐसे बन रहे हैं। अगर मैं इस इनकी बात करूँ तो यहाँ पर ये स्टेबल था, पहले ही इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1 2 3 4 5 6, खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गया ऐसे तो इनके एक इलेक्ट्रॉन को लेकर गया है। अब इनके पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4, और ये एक बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो यहाँ एक 6 5 1 2 3 4 ये 5, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया,
तो इनके पास अब 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये एक 5, क्योंकि इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन, अब ये प्लस चार्ज होगा। ओके ओके। और 5 इलेक्ट्रॉन है, और इनका अगर मैं पूरा इलेक्ट्रॉन्स देखूँ, ऑक्टेट कंप्लीट का हो रहा है क्या बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये हमने समझा। ये हाइड्रोजन का डुप्लेक्स कंप्लीट हो रहा है। इस कार्बन की बात करूँ तो इनके 1 2 3 और 4 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इनके पास खुद के हैं, और बॉन्ड बनाते सब 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 और 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ नोट करके रखता हूँ, O प्लस ऑक्टेट नॉट कंप्लीट। यहाँ पे इस हाइड्रोजन कार्बन की बात करूँ तो ये एक हाइड्रोजन के संग बना रहे 1, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है जो इस कार्बन के संग बना रहे हैं, और 2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद के तो अवेलेबल है, साथ में इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो हाइड्रोजन के संग जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम अच्छे से दिखाए तो ऐसे दिखा सकते हैं ना, कि हाइड्रोजन ऐसा है, कार्बन ऐसे और हाइड्रोजन ऐसे। तो आप देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के, इस ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, टोटल इनके पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, तो इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट। इनकी अगर बात करूँ तो ये जो H2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है इनके पास, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इनके पास 3 और ये 4 5, मतलब इस कार्बन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। डिटेल में थोड़ा देखते हैं कैसे। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, ऐसे और ऐसे करके 2 और H है इनके पास। अब आप देखिए इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है खुद के, 1 2 ऊपर दिख रहा है, ये एक 3, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है 4, यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है 5। तो क्योंकि इस कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अब नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये तो हमें समझ आ रहा है। ओके। और इस हाइड्रोजन की बात करूँ तो इनका डुप्लेक्स कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का डुप्लेक्स कंप्लीट। इस कार्बन के ऑक्टेट की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो किनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ हमारे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, हमने जो 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंट स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। तो अब देखिए नंबर 1 में क्या क्या कंडीशंस है, सारे सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं स्टेबिलिटी के लिए। कंडीशंस क्या क्या थे, यहाँ से ही दिख रहा है। कंडीशंस थे कि अगर मुझे स्टेबल चाहिए तो इनमें मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होने चाहिए। तो मैं 1 2 और ये 3 को कंपेयर कर रहा हूँ, 1 ये 2 और ये 3, 1 से ही 2 भी आया है और 3 भी आया है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स अलग अलग है। तो 1 में कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 कोवैलेंट बॉन्ड है 1 में। 2 में कितने हैं, 1 2 3 4 5। 3 में कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि मैं सारे को नहीं काउंट करूँगा, ये तो H2 है, एक साथ थे ना इनके संग, मैं तो दिखाने के लिए यहाँ बनाया हूँ H2। तो जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स रखे थे वैसे ही रख के हमें सोचना है। तो बेसिकली सोचते वक्त मुझे ये वाला बॉन्ड और ये H बॉन्ड और ये H के संग बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे CH2 रखा था, यहाँ भी ऐसे CH2 समझेंगे, CH एक साथ रखा था, यहाँ भी CH एक साथ समझेंगे, फिर काउंट करना है बॉन्ड। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 नंबर में 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड्स। 2 नंबर ये है, इनमें 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, और हमारा 3 नंबर में कितने बॉन्ड है, ये वाले 1 ये 2 3 4 5, तो नंबर 3 में भी हमारे 5 बॉन्ड है, नंबर 3 में भी 5 बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ बॉन्ड जिनमें ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल है, देयरफॉर ये तो हमारा ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू 1 एंड 2। और भी क्या क्या देख रहे हैं, ऑल दी एटम्स विद ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे 1 में जितने भी एटम्स हैं सारे के ऑक्टेट कंप्लीट है, प्लस इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 1
और क्या बोल रहे हैं, क्या इनमें जितने भी एटम्स हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो हमने पहले ही देख लिया, यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं सारे के ऑक्टेट कंप्लीट है, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन इनमें कंप्लीट नहीं है, नॉट, नो ऑक्टेट, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अगर मैं अब ये बॉन्ड लेंथ को अगर छोड़ भी दूँ और 2 3 को कंपेयर करूँ तो हमारा 3 ज़्यादा अनस्टेबल है, 2 स्टेबल ज़्यादा है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। और क्या क्या देखते हैं, लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज। तो हमारे 1 में तो कोई चार्ज का सेपरेशन है ही नहीं, सारे एटम्स न्यूट्रल है, तो यहाँ पर तो लिख सकते हैं कि नो सेपरेशन है ऑफ चार्ज। ये नंबर 2 में हमारे सेपरेशन ऑफ चार्ज है और नंबर 3 में भी हमारा सेपरेशन ऑफ चार्ज है, तो यहाँ भी सेपरेशन ऑफ चार्ज। नंबर 4 में भी हमारा सेपरेशन ऑफ चार्ज, सॉरी नंबर 3 में भी हमारा सेपरेशन ऑफ चार्ज है, दोनों में ही सेपरेशन ऑफ चार्ज है। लेकिन और क्या बोल रहे हैं, अगर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो भी तो और क्या बोल रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज शुड बी, इफ एनी, शुड बी ऑन मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो क्या ये सच है? इनमें सेपरेशन ऑफ चार्ज है लेकिन नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में है और पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में है, तो ये बात यहाँ पर ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज भी हमारा टर्म्स कंडीशंस के साथ है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में हमारा, सॉरी नेगेटिव चार्ज हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में है और पॉजिटिव चार्ज हमारा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में है। तो उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी बात। प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम दैट इज ऑक्सीजन, यहाँ पर दिख रहा है नंबर 2 में। और नंबर 3 में क्या दिख रहा है, क्या ये है ऐसी सच बात कि हमारा नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में ऑक्सीजन पे और नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में, तो ये भी नहीं, गलत हो रहा है, यहाँ अच्छा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर तो हमारा नेगेटिव, या लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑन नेगेटिव एटम दैट इज ऑक्सीजन। तो इनसे हमें क्या समझ आ रहा है, स्टेबिलिटी कैसे कैसे काम करेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा ये नंबर 1 है, फिर नंबर 2 और फिर नंबर 3। तो ये हमने समझा यहाँ पर। तो हमने 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं, नंबर 1 हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर नंबर 2 स्टेबल है और फिर नंबर 3 स्टेबल है। यहाँ पर रोमन दिखाना सही नहीं था, हम ऐसे नंबर से दिखाते हैं। 1 स्टेबल है, फिर 2 ज़्यादा कम स्टेबल है और 3 बिल्कुल कम स्टेबल है। यहाँ एक समझने की कोशिश करते हैं कि वाई 1 एंड 2 कैन नॉट बी ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द रियल स्ट्रक्चर ऑफ CH3COO CH3। तो ये CH3COO CH3 में जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके क्या क्या पॉसिबल है हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। आप एक बार देखिए कि CH3COO CH3 ये है क्या, ये एक ईस्टर है। ईस्टर कैसा दिखता है, ऐसा RCOOR। तो ये जो ग्रुप है ना, ये ईस्टर ग्रुप है। तो ये इन जनरल कैसे दिखते हैं, ये C के संग डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड के संग OR और यहाँ पर एक R। ये R अलग हो सकता है, तो ये ऐसे। इनको थोड़ा और डिटेल में बनाओ तो ये O और ये R कैसे बॉन्डेड है, ये ऐसे बॉन्डेड है। ये हमारा
स्ट्रक्चर दिखता है। सेम इस टाइप से हमने इसे भी बना दिया, CH3COOH CH3 को ऐसे बनाया, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे ही। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी में भी चार्ज नहीं है, तो ये हम समझ सकते हैं कि सब में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स जितने होने चाहिए थे उतने ही हैं। ऑक्सीजन में खुद के इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ही खुद के होने चाहिए थे। कार्बन में खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, होने चाहिए। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 होने चाहिए। इतना ही यहाँ पर है और तो कुछ है नहीं। तो देखता हूँ ये C जब डबल बॉन्ड O के संग बना रहे तो O में 1 2 3 4 लोन पेयर्स है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके खुद के हैं। और जब ये 2 बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के संग तो इन्हें 2 और इलेक्ट्रॉन शेयर करने को मिल रहा है, देयरफॉर इनके पास फिर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इनके ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ बात करूँ तो इनमें भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स वाले ही है, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इनका इधर, इनके 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्ड बनाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन और मिला, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और मिला, मतलब टोटल इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके खुद के, बॉन्ड बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से एक 8, तो इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे ये CH3 के ऑक्टेट कंप्लीट है, ये CH3 के ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे सारे के ऑक्टेट हमें कंप्लीट मिल रहा है। देयरफॉर ये हमारा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और इनमें कोई इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस कुछ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, तो ये स्टेबल एक स्ट्रक्चर है। और क्या क्या स्ट्रक्चर्स इनके पॉसिबल हो सकते हैं, तो हमने 1 से 2 को बनाया है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जैसे रेड एरो से हमने दिखाया, अगर ऐसा हो तो हमें 2 मिलेगा, तो ऐसे बना सकते हैं। 1 से 2 आ रहा है और 2 से क्या आ रहा है, 2 से आ रहा है 3 ये, और 3 में जैसे मूवमेंट दिखाया, अगर ऐसा मैं मूवमेंट करूं तो फिर मुझे मिल रहा है 1। ये बात को ध्यान रखकर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होने के बाद देखिए क्या मिल रहा है हमें, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड के उठकर इस ऑक्सीजन के पास चले जा रहे हैं, तो ये यहाँ से उठकर ऑक्सीजन के पास चले गए और यहाँ से ये दो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठकर बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ एक बॉन्ड बना दिया इन्होंने। अब इनके पास क्या चार्ज है, ऑक्सीजन के पास पहले 1 2 3 4 था और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है और यहाँ पर बॉन्ड बनाते समय और एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये एक बॉन्ड तो रह ही गया था, तो इनके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्सीजन के खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये एक नेगेटिव चार्ज है। और अगर मैं ऑक्टेट की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इनके अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन के पास यहाँ एक खुद का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद के। बॉन्ड बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, तो इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन की बात करूँ तो इस ऑक्सीजन के पास पहले इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स थे ऐसे लोन पेयर, उन्होंने दे दिया, अब 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, तो 1 2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 3, यहाँ एक 4, यहाँ एक 5। ओके, तो इस कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, होने चाहिए थे कितने खुद के इलेक्ट्रॉन्स, 6, लेकिन है 5। तो इस कारण 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस कारण इनमें एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिखाए जा रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स के कारण। लेकिन क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसे देखने के लिए तो मुझे ये देखना होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पर एक 8, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। हालांकि इनमें चार्ज है लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नो चार्ज। यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन चार्ज है। ठीक है, ये दोनों बातें हम यहाँ देख लिए। अगर मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तब हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ चले जाए तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा।
कैसे, ये दो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आ जाते हैं यहाँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैं बना सकता हूँ और यहाँ पे एक बॉन्ड कम कर दूंगा। वही किया हूँ, एक बॉन्ड यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया। अब क्या बन रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आया, इनके ऑक्टेट पहले भी कंप्लीट थे, अभी भी कंप्लीट है। यहाँ पर क्या हुआ ये देखते हैं, बाकी इनमें कोई चेंज नहीं आया, इनमें कोई चेंज नहीं आया, ये इन दोनों के बीच में मूवमेंट हुआ तो इनमें ही चेंज आया है। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आ गए, 1 2 3 4 हो गए। एक बॉन्ड यहाँ बन रहा था वो अब खत्म हो गया। अब ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो देखता हूँ, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ एक 5 और यहाँ एक 6। तो इस ऑक्सीजन के खुद के इलेक्ट्रॉन 6 है, इनमें चार्ज गायब, ये जो प्लस चार्ज था गया। बॉन्ड बनाने के बाद ये 7 और ये 8, तो ऑक्टेट, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन का तो पहले से कंप्लीट। इस कार्बन की बात करूँ, कार्बन के पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स ही है खुद के, इनका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ये जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर वो ये ऑक्सीजन लेकर चले गए, अपने प्लस को माइनस मतलब न्यूट्रल करने के लिए चले गए। तो अब ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा ये कार्बन जो है ये प्लस चार्ज है, इनके खुद के 4 के जगह अब 3 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है वो देखे, तो ये 1 यहाँ पर 2, ये 3 यहाँ पर 4 और ये 5 यहाँ पर 6, तो इन्होंने 6 ही इलेक्ट्रॉन इनके ऑक्टेट में। तो इनका ऑक्टेट भी इस कार्बन का कंप्लीट नहीं है। यहाँ लिख सकता हूँ, इस कार्बन का ऑक्टेट नॉट कंप्लीट, प्लस चार्ज तो है ही इस स्ट्रक्चर में। तो हमने ये सब देखा। अब आप खुद बताइए, इनमें ऑक्टेट भी कंप्लीट, चार्ज भी नहीं, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट लेकिन चार्ज है, इसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं और चार्ज भी है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली हमारा नंबर 1 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नंबर 2 जो है, फिर से मैं रोमन लिख दे रहा हूँ, नंबर 1 जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, नंबर 2 उसके बाद स्टेबिलिटी है और नंबर 3 का सबसे कम स्टेबिलिटी है। इफ़ वी सी स्टेबिलिटी, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर हमारा CH3COOH CH3 का है वो ये है नंबर 1। इनका कंट्रीब्यूशन, नंबर 2 का कंट्रीब्यूशन रियल स्ट्रक्चर में बहुत कम है और नंबर 3 का और भी ज़्यादा कम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है, सॉरी ये वाला स्ट्रक्चर है। तो इनका इनका इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो इनमें क्या क्या खामी है और इनमें क्या क्या कमी है, ये दोनों हम देखते हैं। तो यहाँ पर तो इनका C+ का ऑक्टेट नॉट कंप्लीट, ये एक प्रॉब्लम है इनमें। प्लस इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इनमें ऑक्टेट सारा कंप्लीट है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और इनमें ऑक्टेट भी कंप्लीट है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। लेकिन हमें तो ये दिया नहीं गया, हमें ये दोनों दिया गया है। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है या कैन नॉट बी, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे 1 और 2 कैन नॉट बी दी मेजर कंट्रीब्यूटर, दोनों में से कोई भी मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं होंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है तो क्या कहेंगे, ये ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर है कंपेयर टू ये। ठीक है ना, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इनके कंपेरिजन में। लेकिन मेजर कोई भी नहीं है, मेजर हमारा नंबर 1 है ये वाला, क्योंकि इनमें ऑक्टेट भी कंप्लीट है प्लस इनमें कोई चार्ज भी नहीं है। तो हमारा जो CH3COOH है, CH3CO CH3 वो एक्चुअली ऐसा दिखता है। ओके, तो वहीं पर अगर हम एक और एग्जांपल ले लें इनका ही, कि इन दोनों में से कौन से ज़्यादा स्टेबल है, विच इज मोर स्टेबल, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हमारा क्वेश्चन है
एक ऑप्शन है नंबर 1 ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लोन पेयर में है, 3 लोन पेयर है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन के, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर वो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl, इनके पास 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 नहीं है, सिर्फ 4 ही है। यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ माइनस चार्ज है। अब हमारा क्वेश्चन है ये कि इन दोनों में से कौन से ज़्यादा स्टेबल है, हमें बताना है। पहले देखते हैं कि ये दोनों क्या पहले एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर है भी कि नहीं। तो उनका क्या क्या पॉइंट था कि इनमें सेम पोजीशन सारे एटम्स के सेम होने चाहिए। तो ये CH2 यहाँ, CH यहाँ, Cl यहाँ, यहाँ भी CH2 यहाँ, Cl यहाँ, CH यहाँ, Cl यहाँ, सारे पोजीशन सेम है। तो हम वह कह सकते हैं यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। नंबर 1 कि ये सेम, बोथ हैज सेम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोथ हैज सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इनके पास भी सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। बोथ हैज सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हमने देख लिया। तो इससे हमें ये पता चल रहा है देयरफॉर 1 and 2 आर कैनोनिकल, ये एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो है ही। ठीक है, अब इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, तो हम ये देख रहे हैं कि 1 में तो हमारा कोई चार्ज नहीं है सबसे पहली बात, और सारे ही इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर एक है, ये क्लोरीन का कंप्लीट है। इस कार्बन की बात करूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन के संग 7 8, तो इनका भी कंप्लीट है। इनका भी देखूँ तो ये 1 2 3 4 और 2 हाइड्रोजन के संग 5 6 7 8, तो इसका भी कंप्लीट है और हाइड्रोजन का भी डुप्लेक्स कंप्लीट है। तो यहाँ पर सारे के ऑक्टेट कंप्लीट है, प्लस कोई चार्ज भी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस क्लोरीन का मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस क्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन क्लोरीन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, होने चाहिए थे 7 लेकिन 6 है। यहाँ पर क्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये न्यूट्रल था लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ इस कार्बन की बात करूँ तो ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि इनके खुद के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 4, लेकिन इनके पास 5 है। कैसे, 1 2, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के संग 2 बॉन्ड बना रहे एक एक करके, तो इनके पास 3 4 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 5, तो टोटल इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज है। ये कार्बन अभी भी न्यूट्रल है, तो इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के होने चाहिए थे। ये है 1, यहाँ हाइड्रोजन के संग 2 और ये 3 और ये 4, तो इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं और बॉन्ड बनाने के बाद इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इनके पास बॉन्ड बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये C माइनस तो है, समझ गया मैंने। 1 2, एक हाइड्रोजन के संग यहाँ बना रहा है, एक और हाइड्रोजन के संग बना रहा है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, और एक कार्बन के संग बना रहा है, यहाँ दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं, इसलिए इनमें नेगेटिव चार्ज है। बॉन्ड बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इनके सारे के ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर सारे के ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर और ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। इस कारण से कह सकते हैं बिकॉज ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या कह सकते हैं सेपरेशन, in 2 it is less stable।
then 1. Although both have atoms with complete ऑक्टेट, ये हम समझ सकते हैं, इसलिए हमारा ये 1 2 से ज़्यादा स्टेबल है। थैंक यू।